जब भी कभी डिक्टेटरशिप का दौर आता है तो एमक्यूएम हमेशा तरक्की करती है, आगे बढ़ती है। जब भी कभी जमहूरी अदवार आते हैं तो एमक्यूएम स्क्वीज होती है, हमेशा सुकड़ जाती है। जब भी कभी जमहूरी अदवार आते हैं, जमहूरी अदवार में एमक्यूएम के लिए जगह बहुत कम होती है हमेशा। इमरान खान साहब की बहनों को एक मरतबा फिर इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया गया, वो गए दोबारा से, वहाँ पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी गए, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। अब तो ये एक तरह की हाज़िरी बनती जा रही है। देखें, बहनें तो जाती हैं, उनका जाना बनता है। जिस दिन वो नहीं जाएंगी उस दिन कह दिया जाएगा जनाब कि हम तो आज मिलवाना चाह रहे थे, उसकी बहनें ही मिलने नहीं आई। और जब वो नहीं जाएंगी तो खबरें भी ये चलाई जाएंगी इमरान खान को उसके ख़ानदान ने भी तनहा छोड़ दिया, आज उसके साथ कोई नहीं रहा, उसकी बहनें भी मिलने नहीं आई। मुझे पता है ना ये खबरें चलाई जाएंगी, तो बहनों को तो जाना ही है। सुहेल अफरीदी साहब भी वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ जाके बैठते हैं, तो ये हाज़िरी लगाने वाला ही मामला है। देखिए, मुलाकात तब तक नहीं होनी या एस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर तब तक नहीं डलना जब तक कि आप लाखों नौजवानों को इकट्ठा नहीं करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब के बारे में हर वीलॉग में मैं एक बात कहता हूँ, मेरा कोई उनसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन देखिए उनके पास एक मौका था, उनके पास एक शानदार मौका था, एक लोगों के अंदर एनर्जी आई थी, लोगों ने तवक्को बांध ली थी उनसे, वो लाखों नौजवानों को इकट्ठा करके सबके मुंह बंद कर सकते थे और वो एस्टेब्लिशमेंट को उस जगह पे ला सकते थे जहां पे एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खुद बैठकर बात करने पर और उनको इंसाफ देने पर राजी हो जाती कि ठीक है जी हम बीच में से निकलते हैं। ये वो कर सकते थे, लेकिन वो इस रास्ते पे चले नहीं बदकिस्मती से, और उन्होंने एक कदम भी नहीं बढ़ाया जो इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था, उस तरफ वो नहीं बढ़े। बहरहाल सुहेल अफरीदी ने एक स्टेटमेंट दिया बजट के हवाले से, उन्होंने धरने की धमकी दे दी है कि जनाब हम धरना देंगे। देखिए, अभी वो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, अगर पार्लियामेंटेरियन जाके कौमी असम्बली के बाहर धरना भी दे देंगे तो क्या बजट रोक लेंगे? ये बजट तो पास हो जाएगा, आराम से पास हो जाएगा। पीपल्स पार्टी और PMLN ने बजट पास करना है, उन्होंने ताख़ीर क्यों की है? अभी बजट की डेट आगे लेकर चले गए। ताख़ीर इसलिए की है कि सारे के सारे फंसे हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में। वहाँ से इलेक्शन जब एस्टेब्लिशमेंट इनको जितवा देगी तो ये पहुँचेंगे वापस इस्लामाबाद, एस्टेब्लिशमेंट इनको इलेक्शन जितवाएगी और ये एस्टेब्लिशमेंट और IMF की मर्ज़ी का बजट पास करवाएंगे पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर। यही सौदेबाजी है सियासत की, और इन्होंने हमेशा सौदेबाजी ही की है। बजट के ताख़ीर होने की एक वजह और भी बताई जा रही है, वो ये है कि हुकूमत कुछ और कानून साजी भी करना चाहती है, जिसके बाद IMF के साथ मिलकर ये हुकूमत अवाम का खून ज़्यादा बेहतर अंदाज में और ज़्यादा आसानी से नचोड़ सकेगी। तो ये जनाब कुछ कानून साजियाँ करनी है, इस वजह से थोड़ी सी ताख़ीर भी हो गई है। अब आ जाए नाज़रीन कुछ बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ। तो यहाँ पे एक खबर फिर से हलचल मच गई है, क्योंकि ईरान ने मिसाइल और ड्रोन दाग दिए हैं 3 मुल्कों पर। एक इराक़ के कुछ इलाके हैं, वहाँ पे ड्रोन दागे गए हैं, और ये कुर्द इलाके हैं जहाँ पे उनकी एक आज़ादी की मूवमेंट भी चल रही है, और यहाँ पे इन्हीं एरियाज़ में कुछ अमेरिका का और इसराइल का इन्फ्लुएंस भी है। दूसरा, इन्होंने ईरान ने मिसाइल और ड्रोन जो दागे हैं आलमी मीडिया के मुताबिक वो कुवैत पर दागे हैं और बहरीन पर दागे हैं, और जो इंटरसेप्टर्स हैं वो इनको रोकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे जो ईरानी हथियार हैं उनको हवा में तबाह किया जा रहा है, और ईरान ने पूरी एक लहर चलाई है मिसाइलों की और ड्रोन्स की इन 3 कंट्रीज़ की जानिब। ये हुआ क्यों? जनूबी ईरान का जजीरा कशम है, वहाँ पर धमाकों के बाद ये उसके रद्द अमल के तौर पे हुआ है। समुंदर में भी कुछ झड़पें हुई हैं, कुछ जहाज़ भी जो है उनको नुकसान पहुँचा, और उसके बाद फौरी तौर पे ईरान का रद्द अमल सामने आया। लेकिन ईरान ने अब तक का एक सबसे खौफनाक स्टेटमेंट दे दिया। ये स्टेटमेंट उस नौइयत का है जिस नौइयत का स्टेटमेंट हम डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से सुनते थे। ईरान की IRGC का बयान है ये, और रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है उनका ये स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं मारो और भाग जाओ, हिट एंड रन। इसका दौर अब ख़त्म हो चुका है। किसी भी नई हमाकत का जवाब एक ऐसे जल्जले जैसे इबरतनाक और फैसला कुन रद्द अमल से दिया जाएगा जो तयशुदा कवानीन और हुदूद से कहीं आगे निकल जाएगा। हम खित्ते में तमाम जारहियत पसंदों के हेडक्वार्टर्स और मफादात को राख के ढेर में तब्दील करने में ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। ये बड़ी खौफनाक धमकी है। यानी जब से ये लड़ाई चल रही है तब से लेकर अब तक ईरान ने जितनी धमकियां दी हैं, ये धमकी उनमें सबसे खतरनाक है। जल्जले जैसा रद्द अमल का मतलब यह है कि बहुत हैवी किस्म की बम्बारमेंट की वो बात कर रहे हैं, और जल्जला तभी आता है जब कोई आप एटमी धमाका करते हैं। वैसे ये सवाल बार बार लोग पूछते हैं कि ईरान की एटमी सलाहियत कहाँ तक है। देखिए, इसके बारे में अब कोई नहीं जानता। जब तक ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, जंग से पहले का वक्त था, तब तक सबको पता था कि ईरान का एटमी मवाद कहाँ पे है। जिस वक्त अमेरिका ने और ईरान ने 2025 में जून में बमबारी की ईरान के ऊपर, उसके बाद से लेकर मामला ख़राब होने शुरू हुए।
ईरान ने दोबारा मुज़ाकरात शुरू किए, लेकिन फिर से उनके ऊपर बमबारी कर दी गई। तब से लेकर अब तक किसी ने ना उस यूरेनियम को देखा, ना उसकी मिकदार, ना वो कहाँ पड़ी है, ना वो किस हालत में है, उसके साथ क्या किया जा रहा है, गुज़िश्ता लगभग 1 साल से दुनिया नहीं जानती। और ईरान 60% यूरेनियम को अफसूदा कर चुका था। अब ईरान को सिर्फ चंद हफ्ते चाहिए, या आप 1 महीना लगा लें, कि ईरान इसी यूरेनियम से एटम बम बना सकता है। उसके अंदर ये सलाहियत है। इसको मजीद अगर वो यूरेनियम को अफसूदा कर लेता है तो वो उस लेवल तक पहुंच जाएगा जिसके बाद वो इसको एटमी मवाद में कन्वर्ट करके अपने मिसाइलों के साथ लॉन्च कर सकता है। तो क्या ईरान ने ये कर लिया? ये एक सवाल है, दुनिया के पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि आपने देखा ही नहीं है कि वो कहाँ गई। जो आलमी निगरानी का इदारा है IAEA, वो लोग तो बाखबर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ये कहाँ गई है ईरान की यूरेनियम और किस जगह पड़ी हुई है और उसके साथ अब क्या हो रहा है और वो किस हालत में है। ये अमेरिकन ने और अमेरिकी तजियाकारों ने, दिफाई तजियाकारों ने इस बात के बारे में बात भी की थी और उन्होंने कहा था कि हम अब नहीं जानते, हम एक अंधेरे में हैं इस यूरेनियम के हवाले से। तो ईरान का ये स्टेटमेंट जो है ये इतना सादा नहीं है। मार्को रूबियो ने इस जंग के बाद पहली मरतबा अमेरिकी सेनेट के सामने स्टेटमेंट दिया। एक तो बात उन्होंने गलत की, गलत बयानी का उन्होंने मुजाहरा किया। एक बात पे उन्होंने कहा जी कि ईरान में हमने हथियार फराहम नहीं किए और हम इसके ख़िलाफ़ हैं कि ईरान के रजीम को तब्दील करने के लिए वहाँ लोगों को हथियार दिए जाएं। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने माजी करीब में खुद एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने हथियार फराहम किए लेकिन वो काम नहीं हो सका, बल्कि उन्होंने कुर्दों से शिकवा भी किया कि हमने उन्हें हथियार दिए और उन्होंने उन हथियारों को उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तो मैंने वो वीलॉग भी किया था कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रैंक हो गया, कुर्दों ने हथियार ले लिए अमेरिकन से लेकिन उन हथियारों को उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया कि ईरान में रजीम तब्दील किया जाए। मार्को रूबियो ने कहा कि इसराइल को और अमेरिका को काफ़ी कामयाबी मिली है। और एक और बात जो उन्होंने की जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान पर पाबंदियां आबना हुर्मुज़ के खुलने के बाद भी ख़त्म नहीं की जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट है। अभी मुतालबा सबसे बड़ा यही है ना, एक तो आपने हुर्मुज़ को खोलो और दूसरा जो जौहरी मामला हैं उनके ऊपर हमारे साथ मुज़ाकरात करो। तो इसके बावजूद वो कह रहे हैं जी कि हम ईरान के ऊपर से पाबंदियां ख़त्म नहीं करेंगे। अगर ईरान ने जौहरी हथियार बना लिए तो वो शुमाली कोरिया की तरह हो जाएंगे, वो इसराइली रियासत को तबाह कर देंगे और आप उनके जौहरी हथियारों की वजह से उनका कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये बात तो ठीक है। देखें, शुमाली कोरिया एक कमज़ोर मुल्क था और उसके ऊपर भी हमला होना था और उसकी तबाही जो है वो पक्की थी कि उनको बहुत बुरी तरह मार पड़नी थी, लेकिन उन्होंने एटमी धमाका कर दिया। अब जब से उनके बाद एटम बम बना है उसके बाद से वो मिसाइल बनाते हैं तो उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। शुमाली कोरिया को बाहर से मारना, फौजी ताकत के जरिए ज़ेर कर लेना, अब ये मुमकिन नहीं रहा। तो इसी तरह मार्को रूबियो कह रहे हैं कि अगर ईरान ने एटमी धमाके कर दिए या एटमी तजर्बा कर लिया तो उसके बाद जब चाहेगा वो इसराइल को तबाह कर देगा और ख़ित्ते के अंदर जो बालादस्ती है वो अमेरिका की ख़त्म हो जाएगी। फिर ईरान के ऊपर अटैक करना कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो नाज़रीन, ये स्टेटमेंट्स हैं और ये चीज़ें मैंने आपके सामने रखती हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।